सालाना जो इनकम है, जो सालाना वो सेल कर रहे हैं, वो सालाना सेल उनका 50 करोड़ रुपए तक है, तो उनको लघु उद्योग में रखा है। उसके बाद मध्यम उद्योग में जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक का है और जिन्होंने टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का कर रखा है, वो मध्यम उद्योग में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र है। करना क्या है आपको? हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मेरा ये अधिकार था, मुझे ये लोन मिलना चाहिए था, मुझे ये स्कीम में फायदा मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये नहीं किया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने कर्तव्य से कैसे हट जाते हैं? हम लोग को जरूरत है उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने की। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसकी महत्ता क्या है कभी सोचिएगा। अगर यहाँ बिहार में सारे लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन ढंग से करवाएं तो गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, या सबसे ज्यादा ट्रेडर हैं, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर हैं, किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये डेटा अवेलेबल होने के कारण से बिहार सरकार हो या आपकी केंद्र सरकार हो, वो आपके लिए कोई योजना बना सकती है, आपके लिए नए प्रोग्राम्स ला सकती है, क्लस्टर आइडेंटिफाई कर सकती है, क्लस्टर अप्रोच जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकती है, आपके बिजनेस के लिए नए नए स्कीम्स आ सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का फायदा लीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। उद्यम registration.gov.in पे जाइए, फ्री में 10 से 15 मिनट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवश्यकता किस चीज की है? केवल और केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी नहीं, केवल और केवल आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं लिया आपसे। लेकिन हम लोग कहाँ गलती करते हैं? हम लोग गूगल पे जाएंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे और उस पर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपसे क्या करते हैं कि पैसे लेते हैं, 3000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए चार्ज लेते हैं, और उसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो लोग कुछ नहीं करता, बैकएंड में जाकर वो लोग भी उसी साइट का यूज करता है जिसका साइट का आपने यूज किया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उस चीज को इग्नोर करते हैं। आप लोग उस चीज को क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से आपको 2000-3000 रुपए खर्च आता है। भारत सरकार आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती है उसके। तो रिक्वेस्ट है, जिस भी साइट में gov.in लगा रहे लास्ट में, .gov.in मतलब गवर्नमेंट की साइट है, आप उस साइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और सफल उद्यमी बनने का पहला स्टेप जो है वो लीजिए। जैसा देख रहे हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी चीजें इजी कर दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पैन नहीं है तो भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3 प्लेटफॉर्म है, एक तो आप सेल्फ अपने से कर लीजिए अगर आपके पास आधार और पैन दोनों है तो। नहीं अगर आधार है किसी के पास, आज के दिन में शायद ये कहना अतिशयोक्ति है कि किसी के पास आधार नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं आपके पास किसी के पास छूट गया हो, आधार नहीं हो, तो भी हम उनको आधार के बिना कर सकते हैं। वो हमारे पास वो हमारे ऑफिस में हमारे लॉगिन से, अपने लॉगिन से उनको हम फाइल करके दे देते हैं। और चूँकि आपको पता होगा कि जो रेहड़ी फुटकर ये सब विक्रेता है उनको भी MSME का दर्जा दे दिया गया है और उनके पास आधार और पैन दोनों नहीं है। तो एक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म भी आया है जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक में जाएंगे असिस्टेंस लेने के लिए तो आपको वहाँ पे भी आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाएगा। शर्त इसे नहीं कहेंगे, बस ऑब्जेक्टिव ये है सरकार का कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, भारत की GDP में विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका आंकड़ा सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और वो तब पहुंचेगा जब आप एक फॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट बनेंगे, मतलब एटलीस्ट आपका रजिस्ट्रेशन, कम से कम आपका नामांकन हो, आपकी पहचान हो। जैसे आपकी अपनी पहचान जो छुपी हुई है उद्यम के नज़र में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान बननी चाहिए, आपका एक नाम होना चाहिए उद्यम का, आपका एक पता होना चाहिए। और सरकार इसीलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपके पास टैक्स के लिए छापा मारेगी, ये करेंगे। अरे टैक्स के लिए छापा मारने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। आप कितना टैक्स चोरी करेंगे? इतनी अर्निंग नहीं होती है, हो रही है अभी आपकी जितनी कि आप पे टैक्स पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रफ आंकड़ा ये है नए डिफिनीसन के हिसाब से कि 1 करोड़ से ज़्यादा MSME बिहार में है। हम लोग 9 लाख भी अभी तक नहीं पहुँचे उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमें सरकार के स्तर से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के स्तर से कि कौन सा ऐसा लगाया जाए। कैंप कोर्ट में करने के बाद भी हम लोग 9 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं।
रजिस्ट्रेशन की जो महत्ता बता रहे थे उसमें क्या है कि सरकारी स्कीम्स हो, आप एमएसएमई के लिए कोई स्कीम आई हो या बैंक की कोई स्कीम हो, तभी उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करें। तो ये उसकी महत्ता है। जैसे सौभाग्य से मुझे क्या हुआ उस समय सुनने का मिला जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बैंक जो है नए उद्यमी को लोन नहीं देता। प्राउडली कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नए उद्यमी को बहुत सारा लोन देता है, और कहाँ तक का भी हम लोग कर सकते हैं वो भी बता रहे हैं। मेरी कॉलोनी में 4 आलू वाले आते हैं ठेला लेकर के, उन लोगों को आज तक कोई लोन नहीं मिला था। उनका नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करवाया, उनको 10-10 हज़ार रुपये का 4 आदमी को लोन दिलवाया, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है मंशा कि स्टेट बैंक हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार, एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, हर कोई चाहता है आपकी मदद करने, लेकिन थोड़ा जागरूकता आप लोग में होनी चाहिए। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है जिसके कारण से सही तरीके से आप लोग स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। एक इंसिडेंट शेयर करेंगे विद परमिशन। मेरे एक एजीएम थे, उन्होंने कभी मुझसे पूछा कि प्रभाष अच्छा बताओ कि पी सेगमेंट मतलब कि कार लोन और हाउसिंग लोन जो देते हैं उसमें और एमएसएमई के लोन में क्या डिफरेंस होता है। मुझे नहीं पता था, उन्होंने बताया देखो कार लोन या हाउसिंग लोन देते समय हम लोग पास्ट 3 साल का उनका इनकम देखते हैं, लेकिन एमएसएमई लोन में हम उनको इनकम जनरेट करने के पैसा देते हैं। आप लोग में से जो भी उद्यमी होंगे उनको बताना चाहते हैं या उनको आइडिया भी होगा कि हम लोग आपके 3 साल की बैलेंस शीट जो पीछे की लेते हैं वो देखने के लिए लेते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो आपको लोन देते हैं वो आपके प्रोजेक्शन पे देते हैं। मतलब आज अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो 24-25 में वो कितना सेल करेगा उसके बेसिस पे देते हैं, ना कि 23-24 में कितना 22-23 में कितना सेल किया उसके बेसिस पे देते हैं। ये सुंदरता होती है एमएसएमई लोन्स की। मतलब थोड़ा सा क्या है, जागरूकता के अभाव में हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं, एक भ्रांति रहती है कि नहीं ये चीज ऐसे चल रही है। तो कोशिश कीजिए अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से बैंक को प्रेजेंट करने का। जब कभी आप अपना नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो मार्केट में सेल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। आप बताते हैं नहीं मेरी बाल्टी में ऐसा है, ये फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है। तो बैंक में जब लोन लेने जाते हैं तो आप हार क्यों मान जाते हैं। बैंकर को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि हम आपको प्रॉफिट कमा करके देंगे। उनकी 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग का ही बहुत अच्छा नहीं रहता है आप लोग के साथ, लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि जो सही उद्यमी है उनको लोन हमेशा मिले। सही जो अमाउंट चाहिए उसका भी चुनाव कीजिए। तो जैसा आपको स्टेप दिखाई दे रहा है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और एक टाइम आपका ऐसा भी होता है कि आप एक चैंपियन होते हैं। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और चैंपियंस के नाम से एक पोर्टल भी चलता है जो भारत सरकार चलाती है, एमएसएमई डिपार्टमेंट, और आपके हेल्प के लिए है, जिसके थ्रू आपको असिस्टेंस मिलते रहे, आपको कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएसएमई का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए हम लोग इतनी देर से आपको कन्विंस करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। पहली चीज, पहले हम लोग जब भी बचपन में पढ़ते थे तो यही होता था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। हमेशा मैंने तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा, लेकिन आज के टाइम में उद्यमी जो है इस ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। एमएसएमई जो है एक इंपॉर्टेंट पिलर हो चुका है इस पूरी अर्थव्यवस्था का। इसकी ब्यूटी क्या है, बाहर जो गोलगप्पा वाला है वो भी एमएसएमई का पार्ट है, आलू बेचने वाला भी एमएसएमई का पार्ट है, और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इथेनॉल बना रहा है वो भी उसका पार्ट है। नियम और शर्तें आपको पहले ही बता दी। तो आप देश की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। अभी अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है एमएसएमई के माध्यम से। ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। हो सकता है इसमें 45 करोड़ लोगों को मिल रहा हो या 50 करोड़ लोगों को मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल गोलगप्पा वाला है, एक सिंगल आदमी बैठ करके गोलगप्पा बेचता है, लेकिन किसको किसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आटा जिससे खरीदता है उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आलू वाले को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मतलब इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी के लिए इनकम जनरेट कर रहा है। उसके लिए जो गोलगप्पा छानने वाला अलग अलग लोग रहता है, वो बस गोलगप्पा परचेज करके लाता है, बना करके आपको खिला देता है। तो कहने का सेंस है कि एमएसएमई की इतनी महत्ता है कि वो बहुत सारा रोजगार जनरेट करके दे रहा है। रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार लेने वाले बनिए। एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 29% टू जीडीपी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 29% जो है अंदाजन
29% जो है वो MSME सेक्टर से आता है। आपको प्राउड फीलिंग होगी। बिहार में हालांकि हम लोगों को ये चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ से एक्सपोर्ट की बहुत सारी यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स हैं जो 50 लाख रुपए तक के लोन की आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, वहीं पे जाके प्रोसेसिंग हो जाती है आपकी। लोगों की पहले रहती थी कि गांव के लोन नहीं हो पाते हैं या कुछ है, वो सेल उसी काम के लिए बना हुआ है। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक के लोन को करने के लिए पटना में SMECC की स्थापना की गई है, जो कि पटना के गांधी मैदान में है। वहाँ पे आपके 50 लाख रुपए तक के लोन प्रोसेस होते हैं। पटना के किसी भी एरिया से आए लोन वहीं प्रोसेस होगा। 7 SME इंटेंसिव ब्रांच है जो 50 लाख से ऊपर की लोन को यहाँ करती है, और 50 लाख से ऊपर कुछ भी लोन हम लोग करते हैं। डेडिकेटेड सेल एग्री प्रोसेसिंग के लिए। आजकल एग्री प्रोसेसिंग का क्यों इतना महत्व बढ़ गया है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम आई है PMFME। PMFME स्कीम का फायदा क्या है कि अभी तक हम लोग के पास जो उत्पाद होते थे, एग्री उत्पाद होते थे, मान लीजिए कि हमारी सब्जियां हैं, वो हम लोग को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सही बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोल्ड चेन सॉल्यूशंस नहीं है हम लोग के पास, मतलब कि हम लोग उसको अच्छे तरीके से ठंडा करते हुए दिल्ली तक पहुंचा पाए, वो सॉल्यूशंस नहीं है हम लोग के पास। या हम लोग के पास अच्छी तरह से भंडारण करने की सुविधा नहीं है, या फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स नहीं है। उस केस में हम लोग के पास क्या हो रहा है कि भारत सरकार की इस स्कीम के थ्रू हम लोग लोन लेकर के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, कोल्ड चेन सॉल्यूशंस बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग के एक स्पेशलाइज्ड सेल है पटना में। इसके अलावा एओ पटना में असिस्ट करने के लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। जैसे हम लोग जिस टीम में हैं, वहां से हम लोग आपके लोन्स की रिक्वायरमेंट को देखते रहते हैं कि कहीं आपको कठिनाई ना आए। अब लोन प्रोडक्ट्स पे आते हैं। पहली जो महत्वाकांक्षी योजना है वो मुद्रा है। सबसे जो इनिशियल बिगिनर के लिए चाहिए होगी वो मुद्रा योजना है, जिसमें हम लोग 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। 10 लाख रुपए तक का हम लोग कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। इसमें क्या है, आप कोई भी नया उद्यम लगाने जा रहे हैं या आपका एग्जिस्टिंग उद्यम है, आपको पैसे की जरूरत है, आप अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, सिंपल सा है, आपको लोन मिल जाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। जैसे आपकी अवस्था होती है ना, लाइफ साइकिल जैसे आपका होता है कि आप बच्चे थे, बच्चे से थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद बड़े हुए, उस टाइप से ही अवस्था दी गई है इसके नाम को भी, शिशु, किशोर और तरुण। 10 लाख रुपए तक का लोन होता है, और एक छोटी सी फी आपको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को नहीं, एक एजेंसी होती है, उनको आप देते हैं आपकी गारंटी के लिए, क्योंकि आपने कोई कोलेटरल नहीं दिया तो आपकी गारंटी गवर्नमेंट की साइड से एक एजेंसी देती है। उसका कॉर्पस बना रहे, उसमें सही तरीके से पैसा जमा हो, उसके लिए क्या कर लिया जाता है, एक सेवा शुल्क टाइप का लिया जाता है, और उसके बेसिस पे आपको गारंटी मिल जाती है। 50,000 रुपए तक का अगर आपको लोन लेना हो तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको उस लोन की सुविधा मिल जाएगी। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का क्या था, महिला उद्यमी हो या SC ST हो, ये रिस्ट्रिक्टेड है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, महिला उद्यमी होनी चाहिए या SC ST उद्यमी, और नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। जो चलता हुआ प्रोजेक्ट है उसको इसमें फिनांस नहीं कर सकते हैं। आपने कोई नया प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आप लोगों का सुबह में था कि नई यूनिट्स को हम लोग फिनांस नहीं करते हैं, ये भी एक स्कीम है जिसमें हम लोग नई यूनिट्स को फिनांस करते हैं, और ये केवल नई यूनिट्स के लिए ही है। आपका पास्ट इनकम क्या है वो नहीं है, एक्सपीरियंस क्या है वो मैटर करता है। एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपको कितना नॉलेज है उस प्रोडक्ट का, वो मैटर करता है। तो इसमें हम लोग महिला उद्यमी या SC ST को देते हैं। बाई चांस आपने कोई कंपनी बनाई हुई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और उसमें जो आपके फ्रेंड हैं वो SC ST हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, उनका अगर 51% हिस्सेदारी है, या उन महिला की 51% हिस्सेदारी है उस कंपनी में या उस पार्टनरशिप फर्म में, तो भी आप पात्र हैं इस स्कीम में लोन लेने। ये सारी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो कृपया उस पर ध्यान दीजिएगा और इन लोग के प्रति जागरूकता रखिएगा। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं इस लोन को। आजकल इसको एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कुछ बना रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग ये लोन आपको देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगली स्कीम जो है CGTMSE, बहुत पहले से है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्या है,
देखिए कैसे आपके लिए सरकार काम कर रही है या कोई भी संस्था काम कर रही है। आप जो डाटा डालते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन में या जो आपका डिमांड रहता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम्स को हमेशा चेंज करते रहते हैं। CGTMSE स्कीम में क्या है, पहले कवरेज 1 करोड़ का था, फिर 2 करोड़ का किया गया, आज के डेट में 5 करोड़ रुपए तक का कवरेज आपको मिलता है विदाउट कोलेट्रल। एक समय ऐसा था, अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो आपके पास अगर कोलेट्रल नहीं है या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या कुछ ऐसी दिक्कत है, आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता था, मुश्किल आती थी। आज के टाइम में विदाउट कोलेट्रल आपको बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे लोन मिल सकता है। तो इस स्कीम में 5 करोड़ रुपए तक का लोन आपको कोलेट्रल फ्री मिल सकता है। एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम अमाउंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 5 करोड़ तक का, तो लोग क्या गलती करते हैं जिसके कारण से एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग ऑफिस में हैं और फाइल्स मैक्सिमम हम लोग के पास से मूव होके जाती हैं। 5 करोड़ का लोन स्कीम में आया है तो सर 5 करोड़ ही चाहिए था, हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट 1.5 करोड़ की है, लेकिन क्या होता है ना कि नहीं सरकार तो 5 करोड़ दे रही है, आप 5 करोड़ दीजिए हमको। नहीं, ऐसी गलती मत किया कीजिए, आपकी फाइल वीक होती है और हम लोग भी कभी आपके लिए प्रमोट नहीं कर पाते हैं कि भाई आपका फाइल अच्छा है कर दीजिए। फिर जब हम लोग सही तरीके से उसको असेस करते हैं तो पता चलता है नहीं आपका तो 1.5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलिएगा ठीक है सर 1.5 करोड़ दे दीजिए। उस समय आपके बारे में थोड़ा सा ना संशय आ जाता है कि अच्छा ये तो पहले 5 करोड़ बोला था, 1.5 करोड़ बोल रहा है। कोशिश कीजिए जितने की रिक्वायरमेंट हो उतने ही का लोन अप्लाई करें, और अगर 6 महीने के अंदर आपको फिर से लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो फिर से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका इन्हांसमेंट नहीं होता CGTMSE स्कीम में। आपने 50 लाख रुपए से शुरू किया है, क्वेश्चन आंसर बाद में, 50 लाख से अगर आपने शुरू किया है तो 50 लाख के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 50 लाख के बाद अगर आपको 1.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट अगले साल होगी, आपका सेल बहुत अच्छा हो गया, आप लीजिए ना लोन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी भी ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, ओवर एस्टिमेट करने से आपकी फाइल कमजोर होती है। अब जैसे मैंने बताया CGTMSE स्कीम में 5 करोड़ तक का हम लोग ले सकते हैं बेनिफिट, और ये फोटो लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ये चार्जेस भी रिवाइज किए गए हैं। ये जो चार्जेस हैं एनुअल गारंटी फीस को कहते हैं, जो हम लोग को संस्था को देनी पड़ती है और वो आप लोग को देना पड़ता है बेसिकली। ये क्यों? क्योंकि इसके बिहाफ में वो संस्था आपके नाम से गारंटी दे रही है, उसके बेसिस पे बैंक आपका लोन कर पा रहा है। बैंक को ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गारंटी मिलता है, लेकिन इससे एक कंफर्ट मिल जाता है जिसके कारण से आपको लोन की सुविधा आसानी से मिल पाती है। तो ये जो है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 2.35 तक जाता था, जिसको भारत सरकार ने अभी रिवाइज किया है और 1.35% का किया है। GST अलग से रहता है, मैक्सिमम 1.35 है, लोन के हिसाब से बना हुआ है, वो देख सकते हैं। एक और योजना भी आई है रिसेंट में जिसमें लोन होना शुरू नहीं हो पाया है, अभी ट्रेनिंग्स वगैरह चलने वाली है। PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना में 18 तरह के जो कारीगर हैं उनको क्लासिफाई किया गया है और उनको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए, वो भी कोलेट्रल फ्री लोन है। इसमें महत्वाकांक्षा क्या है, इसमें मंशा क्या है कि जो हम लोग का पारंपरिक तरीके का काम था वो कहीं मर न जाए, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाता था वो उनको मिल पाए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से आप लोगों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी 5 दिन से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद एक एडवांस लेवल ट्रेनिंग होती है जो कि 15 दिन की होती है। पहली 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप 1 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और दूसरी ट्रेनिंग जब आपने 18 महीने के बाद उसका पैसा पेमेंट कर दिया, दूसरी ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आप 2 लाख रुपए और के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये स्टार्ट करने के लिए किक स्टार्ट करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल को किक स्टार्ट किया, वो किक स्टार्ट करने के लिए। एक बार किक स्टार्ट आपका हो गया, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा है, CGTMSE है और सारी चीज़ें हैं। आपके पास कोलेट्रल है तो कोलेट्रल पे भी ले सकते हैं जिसमें आपको गारंटी फी बचेगी। लेकिन हर एक चीज़ का प्रावधान है, आपको अपने प्रपोजल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास एक EDFS प्रोडक्ट है। इसमें भी काफ़ी गर्व के साथ आपको बताना चाहेंगे कि बिहार झारखंड का पहला EDFS स्कीम हम लोगों ने साइन किया, और वो हम लोगों ने साइन किया है सुधा के साथ,
जिसको आप लोग सुधा के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको कॉम्फेट के नाम से जानते हैं। कॉम्फेट के जितने भी डीलर्स हैं जो आपके एरिया में दूध वगैरह की सप्लाई करते हैं, हर एक जगह के लिए अलग अलग डीलर्स बने हुए हैं, उन डीलर्स को लोन देने के लिए बिहार और झारखंड का पहला टाइप हम लोगों ने EDFS का कॉम्फेट के साथ किया। तो ये प्राउड मोमेंट है कि हाँ, बिहार में भी चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या होता है इस स्कीम में, अगर आपने किसी बहुत बड़े ब्रांड का इंडस्ट्री मेजर हम लोग कहते हैं, किसी ब्रांड का जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने डीलरशिप ले रखा है और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हम लोग का टाई अप है। हम लोग क्या करते हैं, उसके टाई अप के भरोसे पे आपको रिकॉग्नाइज करवाते हैं, वो आपका एक कंफर्ट लेटर देता है, एक रिकॉग्निशन लेटर देता है, और उस लेटर के बेसिस पे हम लोग आपको बहुत ही अच्छे टर्म्स पे लोन देते हैं। जहाँ पे दूसरे में आपको कोलेटरल की आवश्यकता 50 से 100% की होती है, इसमें जनरली जो कोलेटरल की आवश्यकता है वो 25% की होती है, किसी किसी में तो होती ही नहीं। आपको इसमें कैसा ये प्रोडक्ट है, जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं बिहार में, आपने जितने भी पेट्रोल पंप्स देखे होंगे मैक्सिमम इस स्कीम का लाभ उठाते हैं। IOCL, HPCL, BPCL या किसी और पेट्रोल पंप का, वो सारे इस स्कीम का फायदा उठाते हैं। अब आप लोगों के कुछ सवाल हों अगर इससे रिलेटेड, स्कीम्स जो मैंने बताई इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आपने बोला था कि एक तो एक्सपोर्ट वाला पोर्शन एक तो आपने मेंशन करा था, तो एक्सपोर्ट वाले में क्या ये कुछ उसमें भी आप बता सकते हैं आगे कि कुछ इश्यूज मुझे आ रखे हैं उसमें? जैसे आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं? इश्यूज ये था कि जैसे मेरा एक दुबई का एक कंसाइनमेंट था राइस का, तो राइस उसका जो कंसाइनमेंट था, तो वो एक तो वो बोला था कि मुझे कि आप ना मेरे को CC में कर ले रहा हूँ, लेकिन उनका CC जो था वो अलग था, वो मेरे को मिल रहा था, मैं ले रहा था और मैं उनको सामान दे रहा था। तो कुछ पेमेंट वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है पेमेंट वाले में, तो वहाँ पे हमें बैंक कैसे कोऑपरेट करेगी? और दूसरा चीज़ है कि जो एक जो बैंक का जो अपना एक कोड होता है, जो मतलब उसको ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जो मर्चेंट होता है उसके लिए शायद AD कोड बोलते हैं और प्राइस देते हैं, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा या वो बैंक के लिए इंडिविजुअल? देखिए और दो एक और क्वेश्चन है, ये दो नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, व्यापार जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग को गारंटी नहीं होती कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं पता होता है। हम लोग को लगता है कि वो पैसा नहीं दिया तो नया पार्टी है, या तो हम लोग रिस्क पे माल दे दें और वो फिर पैसा ना दे, जैसा कि विदेश के केस में ज़्यादा होता है, या वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम लोग LC की सुविधा आपको देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट करके एक सुविधा है, मतलब बता रहे सर, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप जब किसी बिहार में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको ना उसके टर्म्स पे काम करना पड़ता है, जो विदेश में एजेंसी बैठी हुई है उसके टर्म्स पे काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका अच्छा व्यवसाय मिल रहा है, तो आप उससे LC डिमांड नहीं करते। अगर आप LC डिमांड करेंगे तो आपको क्या होगा कि उसके एवज में आप माल जब भेजते हैं तो LC एज गुड एज पैसा है, आप जब चाहें उससे उसको लीगली बांध सकते हैं। अगर नहीं तो आप LC को डिस्काउंट करवा करके अपना पैसा उसी समय ले सकते हैं बैंक से। बैंक आपको नॉमिनल एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और आपको आपका डिस्काउंट करके दे देती है। आपको फ़ायदा क्या होता है, जिस कंपनी ने आपके नाम से LC इशू की है वो कंपनी आपके लिए बाध्य होती है कि अगर सारा सामान सही से मिल गया है, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, तो आपको क्या रहेगा, आपका पैसा टाइमली मिल जाएगा, क्योंकि बैंक की एक तरह से उसमें गारंटी इन्वॉल्व रहती है। ये चीज़ है। दूसरा, जितना तक हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे जितने भी राइस के एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से राइस बहुत ज़्यादा जाता है बाहर, वो लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन एजेंट को देते हैं, एजेंट से फिर वो जा करके फॉरेन कंट्रीज में जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास IEC कोड नहीं है, और हम लोग IEC कोड बोले तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस या कोड कहा जाता है, वो नहीं रहता है, या हम लोग के पास उतनी जागरूकता नहीं है, और हम लोग को फिर भी CJ से तो कांटेक्ट करना ही हो जाता है जी,
CHA से तो कांटेक्ट करना ही हो जाता है, हम लोग तो खुद से करते हैं अपना काम। बट एक चीज़ और सर आपने बोला ना कि LC के साथ हम तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं, LC या TT के लिए करते हैं। LC और TT में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहते वो चार्जेस के कारण, और एक तो वहाँ एक ये इशू हो जाता है और वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप CC के साथ हो, और वो CC के साथ मैं ये समझ, पहले तो फर्स्ट टाइम मैं ये समझा कि वो CC लेकर के मेरे को दे दे रहे हैं अपने बेस पे, लेकिन वो मेरे आईडी को यूज़ करके वो CC यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से लेकर के मेरे को दिलवा रहे हैं, और वो चार्ज पे मेरे को ऐड ऑन हो रहा है, और मैं उस पैसे से काम कर ले रहा हूँ, और बाद में वो पैसे भी मुझे ही भरने पड़ रहे हैं। अब वो सामान एक बार मिल गया, फिर सर यहाँ पे मैं इनको सामान दे रहा हूँ तो मुझे डर है कि पैसा मिलेगा कि नहीं, वो तो वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन अलग है, तो उसमें बैंक हमें क्या सपोर्ट करेगा? देखिए इसमें गारंटीज अवेलेबल रहती हैं, लेकिन क्या है वही बताया ना मैंने कि आपकी बिजनेस के रिक्वायरमेंट, तो आपने क्या किया कि विदाउट LC भी आप जाकर के माल उसको दे रहे हैं क्योंकि आपको रेट अच्छा मिल रहा है और आपको एक स्कोप दिखाई दे रहा है बिजनेस को एक्सपैंड करने का। गारंटी कवरेज वगैरह अवेलेबल रहते हैं, मेरा कार्ड आपको दे देंगे, उसके बारे में आपसे डिस्कस भी कर लेंगे, आप उसके थ्रू एक बार देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। रही बात एक्सपोर्ट करते समय आपको वित्तीय सहायता की, उसके लिए भी स्कीम्स हैं, उसके लिए भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, और उसमें फॉरेन करेंसी में भी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं और इंडियन करेंसी में भी होता है, और गवर्नमेंट उसमें अपफ्रंट सब्सिडी भी देती है इंडियन वाली करेंसी स्कीम में जो है, उसमें सर्टेन कोड्स हैं, इस कोड के आर्टिकल अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको उस पर उसकी सुविधा मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं और ऐसे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है जिसके कारण से आपको कोई कठिनाई आ रही है। तो आपको बस क्या करना है कि अपनी चीज़ों को अपने बैंक, अपने रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से बैंक के साथ डिस्कस करना है, उनके साथ डिस्कस कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट को समझाइएगा, तो आपके लिए एक सुटेबल प्रोडक्ट के लिए कोई भी बैंकर आपको सजेस्ट कर सकता है, वो स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक। तो कृपया जागरूक रहिए और MSME रजिस्ट्रेशन वगैरह, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए इस स्कीम का। एक सर CGT MSC का था कि सर वो क्या, एक जैसे आपने बोला कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए भी ऑप्शन, तो सर क्या उसमें हम सिर्फ मशीनरी का करेंगे या स्ट्रक्चर का करेंगे या सब कुछ का? सब कुछ का करते हैं, सब कुछ का करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, कहीं से भी यही चीज़ नहीं थी कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। MSME में आपने अगर काम किया हुआ है और बैंक से लोन लिया हुआ है तो कोई भी MSME का लोन प्रोजेक्शन पे होता है, पास्ट पे नहीं। और अगर आज के डेट में हम आपको पैसा बिजनेस करने के लिए देंगे ही नहीं तो आप बिजनेस कीजिएगा कैसे? ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। कभी भी ना जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे फीडबैक लीजिए, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है जरूरी नहीं कि बैंक की गलती से ही हुआ होता है, कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती है, हम लोग की भी संस्था परफेक्ट नहीं है, हो सकता है उनके साथ कुछ गलतियां हुई, उनको नॉलेज का अभाव हो, लेकिन जिस ब्रांच में आपको ऐसी दिक्कत आती है, हर एक ब्रांच में हम लोग के कंट्रोलर का नंबर लिखा रहता है, वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं उनका नंबर लिखा रहता है, आप उनसे बात कीजिए कि सर मेरा ये लोन का रिक्वायरमेंट था, यहाँ से नहीं हो पा रहा, वो इंटरवेन करेंगे, आपका काम करवाएंगे। इसी काम के लिए सब लोग बैठे हैं। लेकिन कभी भी ना सक्सेस स्टोरी की सुनना कीजिए। बिहार में ही आपका एक यूनिट है बेटिया के पास, राइस मिलर हैं, उनसे ऐसे एक बार बात हो रही थी, 15-20 लाख रुपए के लोन से उन्होंने शुरू किया था और 35-40 करोड़ का लोन अभी हम लोग हाल फिलहाल में उनको सैंक्शन दिया था। उनकी स्टार्ट भी हम लोगों ने करवाई, उनको आगे बढ़ने में हेल्प भी हम लोग करवा रहे हैं। तो कोशिश हम लोग की रहती है कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलना, उससे खुशी होती है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ निगेटिव फीडबैक पे मत जाइए, आगे बढ़ करके खुद से लोन लेने का ट्राई कीजिए और सही चीज़ तरीके से प्रपोजल को प्रेजेंट कीजिए।